हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। राजस्थान करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 4 साथ में इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो राजस्थान एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में जाति आधारित जनगणना, इसका निर्णय गहलोत सरकार द्वारा लिया गया। कब? 7 अक्टूबर को। इसका जो नोडल विभाग बनाया गया आयोजना विभाग को। ट्रेवलर रीडर चॉइस अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये उम्मीद भवन को। कल के वीडियो में हमने देखा, तो हम फटाफट इसका रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी का जो साहित्य मनीषी पुरस्कार है, ये किसे दिया जा रहा है? तो साहित्य मनीषी पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है वेद व्यास जी को। किसे दिया जा रहा है? वेद व्यास जी को दिया जा रहा है। और कौन सी संस्था दे रही है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी। कहाँ पे लगेगी? तो अमेरिका का जो वाशिंगटन शहर है वहां पे लगेगी। राजस्थान में 3 और नवीन जिले बनाए जाने की घोषणा की गई गहलोत सरकार द्वारा। कौन कौन से? एक तो मालपुरा हो गया, एक सुजानगढ़ हो गया, एक कुचामन सिटी हो गया। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु यानी वास्तु का स्कूल खुल रहा है। एक तो कहाँ पे खुल रहा है? तो पुष्कर में खुल रहा है। और इसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन कहाँ पे बनेगा? तो हेरिटेज के लिए जो हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए इंस्टीट्यूट बनेगा वो जयपुर में बनेगा। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान से संबंधित महिला है और इन्होंने ईरान में जो महिलाओं की स्थिति है, उनके उत्पीड़न की बात है, उसका विरोध उन्होंने लगातार किया। इस कारण इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। वर्तमान में ये जेल में है। आगे चलते हैं तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक निदेशालय बनाया है। कौन सा? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है। नाम है आर्थिक अपराध पर नियंत्रण के लिए निदेशालय। और अप्रैल 2023 में इसकी घोषणा करी थी। राजस्व विभाग की स्थापना की बात करते तो अजमेर में है और 1949 में स्थापना हुई थी। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी थी। कल का वीडियो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हम उसका रिवाइज भी कर लेते हैं और आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम देख लेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें गांधी जी के दर्शन पे एक डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। इसके बाद में राजस्थान का जो नवगठित कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया अपने प्रकाश चंद्र गुप्ता को। कहने का मतलब क्या है? राजस्थान के जो कृषक है उनको ऋण राहत देने के लिए एक आयोग बनाया गया अलग से। वो उस संबंध में आवश्यक पॉलिसी निर्माण करेगा और उसका अध्यक्ष बनाया प्रकाश चंद्र गुप्ता को। वैसे इसके अंदर 4 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष है। अन्य सदस्यों की बात करते हैं तो पीके गोपाल है, एसएन राठौड़ है, हरि कुमार गोक्षरा है और सुनील गहलोत है। और इन सब का कार्यकाल कितना होने वाला? 3 साल होने वाला है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में कृषक ऋण राहत योजना आयोग बनाया है। उसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो कृषकों की ऋण की माफी होगी तो उनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। तो इस प्रकार याद रखो, प्रकाश चंद्र गुप्ता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आज की वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। राजस्थान के वर्तमान में राजस्थानी बाल साहित्य पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो जयपुर में है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, उसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। और इनका नाम सुर्खियों में रहा, कारण इनको एक पुरस्कार मिला है। पुरस्कार है अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2023। कौन सा पुरस्कार मिला है? अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2023। कौन सी संस्था ये पुरस्कार देती है? तो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है जो मुंबई में अवस्थित है। ये अणुव्रत वाला पुरस्कार देती है। और अणुव्रत का जो लेखक पुरस्कार है इस बार का, वो इकराम राजस्थानी को मिला है। इकराम राजस्थानी कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है कहाँ पे? तो ये जयपुर में। और इसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी और उनको मिला है अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2023। अणुव्रत संस्था और भी पुरस्कार देती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है अणुव्रत सर्वोच्च पुरस्कार। और ये 2023 के लिए किससे दिया गया है? तो ये रतन टाटा है। ये भारतवर्ष के भी रत्न है, भारत के भी रत्न है कह सकते हैं, क्योंकि भारत को औद्योगिक क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में इनका बेहद बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे लाखों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। तो इनको अणुव्रत सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। लेकिन राजस्थान से संबंधित इकराम राजस्थानी का है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इकराम राजस्थानी को, मतलब अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? इकराम राजस्थानी को। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इकराम राजस्थानी का संबंध किस संस्था से है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो जयपुर में है, उसके अध्यक्ष कौन है? इकराम राजस्थानी। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल पर
एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। और कौन सा एप्लीकेशन है? चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात होगी। तो चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो सिलिकोसिस पोर्टल से। क्लियर होगी। अब सिलिकोसिस शब्द आता है तो एक चीज हमारे सामने निकल के आती है, थोड़े दिनों पहले काफी चर्चा में भी रही थी, सिलिकोसिस नीति। 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति जारी की गई। अब सिलिकोसिस होता क्या, ये शब्द हमारे सामने आता है। तो जो व्यक्ति खदानों में काम करते हैं, जहाँ पत्थर पे घिसाई वगैरह होती है, वहाँ पे काम करते हैं, तो पत्थर के बारीक बारीक कण शरीर के अंदर चले जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो प्रभावित होता है और ये सिलिकोसिस नाम का रोग हो जाता है। अब अगर सिलिकोसिस रोग किसी व्यक्ति को हो गया है तो राज्य सरकार उसकी सहायता करती है, आर्थिक सहायता। तो 3 लाख रुपए उसको प्रदान किए जाते हैं आर्थिक सहायता के रूप में, अगर किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस रोग हो गया है तो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है और उसकी हो गई मृत्यु, तब उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए उसके परिवारजनों को। अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है तब उसको उसके परिवारजनों को दिए जाएंगे। साथ ही उस सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। साथ में अगर कोई व्यक्ति है वो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, उसको 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी। कितनी? 1500 रुपए। वैसे नॉर्मली चाहे उम्र कोई सी भी हो, वैसे नॉर्मली 1000 रुपए पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस से पीड़ित है तो उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे। एज का मैटर उसमें नहीं रहेगा। साथ उसके जो बच्चे हैं, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके बच्चे हैं, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, उसके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ साथ में दिया जाएगा। जितने पालनहार योजना का जो लाभ होता है, 1500, 2500 या 1000, जो भी योजना का जिस कैटेगरी में आता है उसका पार्ट लाभ उनको दिया जाएगा। साथ में हाल ही में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक सिलिकोसिस विंग की स्थापना भी की गई है। कहाँ पे? एक तो जोधपुर में, एक अजमेर में। कहाँ पे की गई है सिलिकोसिस विंग की स्थापना? ताकि सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों के मामलों को वो देख सके। तो क्या क्या बातें निकल के आई? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर। अगर रोग होता है तो रोगी को आर्थिक सहायता 3 लाख रुपए। अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए परिजनों को और 10,000 रुपए अंतिम संस्कार करने लेंगे। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित हो गया, 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो मिलेगी। 1500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। उसके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा और सिलिकोसिस विंग की स्थापना की गई है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली। आगे चलते हैं। पीसीटीएस ऐप। पीसीटीएस ऐप का संबंध किससे है? तो ये महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। ये एप्लीकेशन विकसित किया गया है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। यानी प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें जो चाइल्ड है उसको ट्रैक करने के लिए ये पीसीटीएस एप्लीकेशन विकसित किया गया है और गर्भवती महिलाओं और बच्चों की हेल्थ के लिए लाया गया ऐप है। और कब अस्तित्व में आया? तो जून के महीने में इसे लॉन्च किया गया। तो पीसीटीएस का संबंध किससे है? तो प्रेगनेंसी और चाइल्ड ट्रैकिंग से संबंधित एप्लीकेशन है। और विभाग कौन सा संबंधित है? महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों विभाग इससे संबंध रख रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन, इन्होंने एक हाल ही में कहा है कि जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ना अपना, उसका कोर एरिया बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और अब बढ़ के कितना हो गया है? ये बढ़ के हो गया 1135 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था? तो पहले था 760 वर्ग किलोमीटर। पहले था 760, अब कितना हो गया? 1135, है ना, काफी बढ़ा दिया गया। अब राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व और उनका एरिया कितना, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रणथंभौर, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। इसका एरिया कितना है? 1411 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1411 वर्ग किलोमीटर। ये अब तक का सबसे बड़ा था, लेकिन इसका जो सबसे बड़े का स्टेटस है वो अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक नया अभ्यारण्य, मतलब बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, रामगढ़ विजदारी, और ये 1501 वर्ग किलोमीटर का होने वाला है। और इसके बाद में बात करें तो सरिस्का कितना है? 1213। सरिस्का का एरिया 1213। मुकुंदरा हिल्स का 1135 हो गया और रामगढ़ विजदारी का 1501 हो गया। और रामगढ़ विजदारी है भारत की 52वीं परियोजना बताई जा रही है। कितने नंबर की?
52 नंबर की परियोजना रामगढ़ विषधारी बताई जा रही है। एक बार फिर से देखते हैं किसका एरिया कितना है। अब पहले तो रणथंभौर का देखते हैं। रणथंभौर का कितना है? रणथंभौर का एरिया है 1411। कितना है? 1411 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में सरिस्का। सरिस्का का याद रखना आसान है, 1213। कितना है? 1213। 1213 किसका है? सरिस्का का है। इसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स का पहले 760 था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 1135 हो गया। तो 1135 किसका है? मुकुंदरा हिल्स का। इसके बाद में जो रामगढ़ विषधारी है उसका कितना है? तो उसका है 1501। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रामगढ़ विषधारी। उसके बाद कौन सा हो गया? रणथंभौर। इसके बाद कौन सा हो गया? सरिस्का। और उसके बाद कौन सा हो गया? मुकुंदरा। अब आप बताओ ये 1135 किसके लिए है? 1135 वर्ग किलोमीटर एरिया किस मतलब जो टाइगर रिजर्व उसका एरिया है? तो 1135 है अपना मुकुंदरा हिल्स के लिए। अब आप बताओ 1501 किसके लिए है? तो रामगढ़ विषधारी के लिए है 1501 वर्ग किलोमीटर। 1213 किसका है? तो 1213 है सरिस्का के लिए। और 1411 किसका है? ये है अपने रणथंभौर के लिए। अब एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे और इसको मतलब क्लियर कर लेंगे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं रहे। अब मुझे बताओ मुकुंदरा हिल्स के लिए कितना है? ठीक है, मुकुंदरा हिल्स के लिए कितना हो गया बढ़ के? तो मुकुंदरा हिल्स के लिए हो गया है 1135। ठीक है, अब मुझे बताओ रणथंभौर के लिए। रणथंभौर के लिए कितना है? रणथंभौर का एरिया है 1411 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स का 1135, रणथंभौर का 1411। अब मुझे बताओ रामगढ़ विषधारी का। रामगढ़ विषधारी का कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है? तो 1501 वर्ग किलोमीटर एरिया रामगढ़ विषधारी का जो बाघ रिजर्व है उसका एरिया है। उसके बाद सरिस्का का बताओ। तो सरिस्का का तो याद रखना आसान था, तो ये याद रख लेना 1213 वर्ग किलोमीटर। 1213 वर्ग किलोमीटर ये हो गया अपने सरिस्का का। सरिस्का की स्थापना 1978 में, ये रणथंभौर की 73 में हुई, मुकुंदरा हिल्स की 2013 में, और रामगढ़ विषधारी की जो अधिसूचना मई 2022 में आई थी। तो लेटेस्ट कौन सा है? रामगढ़ विषधारी हमारा लेटेस्ट है। और हाल ही में एनटीसीए है ना, इन्होंने धौलपुर करौली क्षेत्र के कुंभलगढ़ को भी अनुमति दे चुका है एनटीसीए वर्तमान में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मसाला से संबंधित जो बिजनेस मीट है इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कहाँ पे? राष्ट्रीय स्तर की मसाला बिजनेस मीट का आयोजन जयपुर में किया गया, जनवरी के महीने में किया गया था। अब कहोगी जनवरी काफी पीछे रह गया, काफी पुराना करंट अफेयर हो गया। फिर भी जब तक जनवरी नहीं आ जाती नई वाली, तब तक आपको हमें पिछले 12 महीने का करंट अफेयर याद रखोगी नहीं रखोगे? रखोगे ना? तो याद रखना है राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट जयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन काफी बड़े व्यक्ति ने किया है, ओम बिरला साहब ने किया है। कोटा बूंदी से सांसद है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। बर्ड फेस्टिवल, 9th नंबर का बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया। उदयपुर में भी कहाँ पे? गोल्डन पार्क में। तो बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में, गोल्डन पार्क में 9 नंबर का था। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित किया गया, इतना तो याद रखना ही रखना है। विकास पुरोहित। विकास पुरोहित कौन है? क्यों सुर्खियों में है? तो इनके सुर्खियों में रहने का कारण है कि जो मेटा है, जो फेसबुक है, वही मेटा में परिवर्तित हो गया है। इसने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का इनको निदेशक नियुक्त किया है। यानी विकास पुरोहित का संबंध किससे है? इनका संबंध मेटा से। मेटा कह दो, फेसबुक कह दो, है ना। और विकास पुरोहित का संबंध वैसे कौन से स्थान से? राजस्थान से। तो ये उदयपुर की निवासी है। कहाँ के निवासी है? उदयपुर के निवासी है। तो विकास पुरोहित उदयपुर के निवासी है, उदयपुर के रहने वाले, उदयपुर से संबंध रखते हैं और मेटा में इनको महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हुई है। खान सुरक्षा अभियान ये जनवरी के महीने में चलाया गया था। इतना याद नहीं रखना है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि राजस्थान में माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे? राजस्थान में कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी राजस्थान में, कोटा में। इसके अलावा राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट जयपुर में आयोजित किया गया। और इसके अलावा जो विकास पुरोहित है उनका संबंध कौन सी कंपनी से है? तो मेटा से। और अगर बात करें माइनिंग यूनिवर्सिटी की, तो ये हमारा प्यारा राजस्थान, और यहाँ पे कोटा, और यहाँ पे अपनी माइनिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे? कोटा में। आगे चलते हैं।
एमन बानो, एमन बानो सुर्खियों में रही, कारण है इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया इनको एक अवार्ड दिया गया, इंस्पायर अवार्ड। एमन बानो ने ऐसा क्या किया कि इनको इंस्पायर अवार्ड दिया गया? तो इन्होंने जो एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होता है उससे बचने के लिए 3 डिफरेंट आइडिया दिए, और ये मतलब इतने इनोवेटिव आइडिया थे कि इनको इंस्पायर अवार्ड दिया गया। और एमन बानो का संबंध कौन से जिले से है, क्योंकि कई बार जिला भी पूछ लेते हैं, अक्सर जिले पूछते हैं, तो ये जोधपुर की बेटी है, यानी कहाँ से संबंध रखती है एमन बानो? तो एमन बानो है वो अपने मुख्यमंत्री साहब है उनके गृह जिले से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है एमन बानो मैडम। ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा आपको पता है कि बीएसएफ द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी और फोर्स, इसके द्वारा ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया जाता है। मोस्टली जनवरी के महीने में किया जाता है, तो पिछली बार भी जनवरी के महीने में किया गया। और कहाँ पे? तो जो राजस्थान की पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है ना, उसकी सुरक्षा के पर्पज से ही, ताकि वहां निगरानी बढ़ाई जा सके, तस्करी वगैरह ना हो, इसलिए ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया जाता है। G20 की बहुत सारी बैठकें, G20 चलो भारत में आयोजित हो गया, और फाइनली जो लीडर समिट भी हो गया उनका, लेकिन इसकी बहुत सारी मीट्स हुई, 100 से ज़्यादा मीट्स हुई अलग अलग शहरों में भारत के। अब राजस्थान में जो मीट्स हुए उनको याद रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न भी लगातार बन रहे हैं, पिछले 2-3 एग्जाम देख लो और आगे भी बनेंगे, क्योंकि G20 बहुत बड़ा इवेंट था। जैसे मीडिया कवरेज मिल रहा था, पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पे कवर कर रहा था, पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ आ रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। भारत सरकार पिछले 2-3 सालों से इसकी तैयारी कर रही थी। तो इसकी जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है, रोजगार कार्य समूह की बैठक ये कहाँ हुई? ये राजस्थान में हुई। राजस्थान में कहाँ? जोधपुर में। रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई? जोधपुर में हुई। कब हुई? फरवरी में हुई। ठीक है, तो कब हुई इतना याद नहीं रखना, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि रोजगार कार्य समूह की बैठक, G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई? ये जोधपुर में आयोजित हुई। अब हम, जैसे कि हमने कहा कि हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी देखेंगे, और पिछले वीडियोस में हम लगातार कुछ न कुछ चीज़ें देख रहे हैं। जैसे रास्ता जोधपुर की पहले हवेलियां देख रहे थे हम, हवेलियों की इसी कड़ी में आज हम जोधपुर की, उदयपुर की और बीकानेर की हवेलियों को भी देखेंगे। तो पुष्य हवेली, पुष्य हवेली कहाँ पे? पुष्य हवेली जोधपुर में। कहाँ पे? पुष्य हवेली जोधपुर में। और ये एकमात्र हवेली है विश्व की जो एक ही नक्षत्र में बनी है, यानी एक नक्षत्र का जो कालखंड होता है उसी में इस हवेली का निर्माण कर दिया गया, और इसका नाम कौन सा है? पुष्य हवेली। और पुष्य हवेली है कहाँ पे? तो ये अपने जोधपुर में। इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली, और वर्तमान में बड़े मियाँ कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के तो बड़े मियाँ होंगे, और बड़े मियाँ मुख्यमंत्री का संबंध कौन से जिले से है? तो वो जोधपुर से। तो इस प्रकार इसे रिलेट कर सकते हैं कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे? बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। 25 हवेली, 25 हवेली भी कहाँ पे? जोधपुर में। राखी हवेली, राखी हवेली कहाँ पे? जोधपुर में। पोखरण हवेली, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और लालचंद डड्डा की हवेली, अभी जो नए जिले आए हैं उसके हिसाब से हो सकता है 19-20 इधर उधर हो, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली जो पीछे वाला डेटा है कि हमें ये तो पता चल जाएगा बाद में कि ये किस जिले से अलग होके बना है, तो उस प्रकार हम रिलेट कर सकेंगे, लेकिन हमें पीछे जो डेटा है उसको तो क्लियर करना है। जैसे पोखरण हवेली पहले जोधपुर में थी, जैसलमेर में नहीं है पोखरण हवेली। पोखरण हवेली कहाँ पे? जोधपुर में। ये ध्यान रखने वाली बात है। और लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ पे? ये फड़ौदी में। लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ पे है? लालचंद डड्डा की हवेली है ये फड़ौदी में। तो कौन कौन सी हवेलियां हो गई जोधपुर में? एक तो हो गई पुष्य हवेली, ठीक है। उसके बाद बड़े मियाँ की हवेली होगी, 25 हवेली होगी, राखी हवेली, पोखरण हवेली और लालचंद डड्डा की हवेली। कौन कौन सी होगी बताओ? चलो, पुष्य हवेली होगी जोधपुर में, नंबर 1। नंबर 2 बड़े मियाँ, बड़े मियाँ मैंने बताया आपको याद करने का तरीका। फिर नंबर 3 25 हवेली, है ना। फिर नंबर 4 पोखरण, पोखरण हवेली याद रह जाएगी क्योंकि पोखरण वैसे जैसलमेर में है, लेकिन ये हवेली है वो कहाँ पे? जोधपुर में। इसके अलावा लालचंद डड्डा, लालचंद डड्डा की हवेली, ये कहाँ पे? ये भी जोधपुर में। तो पुष्य, बड़े मियाँ की, 25 पोखरण और लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ पे? ये जोधपुर में। अगर उदयपुर की हवेली की बात करें तो एक तो मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर में, एक बागौर हवेली जो उदयपुर में। बागौर हवेली आपको पता है क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और मोहन सिंह जी की हवेली भी कहाँ पे है? बागौर हवेली, मतलब उदयपुर में है। तो बागौर और मोहन सिंह जी की हवेली दोनों उदयपुर में है। तो मोहन सिंह जी की हवेली को भी बागौर हवेली के साथ रिलेट कर लो ताकि वो क्लियर हो जाए कि वो कहाँ की है? उदयपुर की। अब बीकानेर की हवेलियों की बात करते हैं। तो बीकानेर की प्रमुख हवेलियों के अंदर
बच्छावतों की हवेली, एक तो कौन सी? बच्छावतों की। एक होगी रामपुरिया की हवेली, एक कोठारी की हवेली, एक गुलेच हवेली और एक सेठिया की हवेली। तो ऐसे इसको रिलेट करो, बच्छावतों की, रामपुरिया की, इसको तो एक साथ रटो। क्या नाम है? बच्छावतों की और रामपुरिया की। रामपुरिया की हवेली, ये कहाँ पे? बच्छावतों रामपुरिया की, ये बीकानेर में, एकदम क्लियर कर लो। बच्छावतों की बीकानेर में, बच्छावतों रामपुरिया की हवेली है। और फिर तीन को एक साथ कनेक्ट करो, कोठारी, गुलेच और सेठिया। कोठारी, गुलेच और सेठिया। कोठारी, गुलेच और सेठिया, ये भी कहाँ पे? बीकानेर में। बच्छावतों की, रामपुरिया की, बीकानेर में। कोठारी, गुलेच और सेठिया की, बीकानेर में। बच्छावतों रामपुरिया, कोठारी, गुलेच, सेठिया। बच्छावतों रामपुरिया, बोलो, बच्छावतों रामपुरिया, कोठारी, गुलेच और सेठिया, ये हवेलियां कहाँ पे? बीकानेर में। उदयपुर वाली दोनों बता दो, मोहन सिंह जी की, बागौर की, ठीक है। जोधपुर वाली पुष्य होगी, बड़े मियाँ होगी, क्लियर है। इसके अलावा 25 राखी और पोखरण भी। पोखरण देखो नाम जैसे जैसलमेर का लगता है, लेकिन है कहाँ पे? जोधपुर में। राखी हवेली कहाँ पे? जोधपुर में। और लालचंद जी ढड्डा की हवेली भी कहाँ पे? ये फड़ौदी में है। कहाँ पे? फड़ौदी, जोधपुर में, ठीक है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं चूरू की हवेलियों की। तो चूरू की हवेली में बात करें तो एक तो सुराणों की हवेली होगी। कहाँ पे? सुराणों की हवेली कहाँ पे? चूरू में। रामविलास गोयनका की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली, ये भी चूरू में है। मंत्रियों की मोटी हवेली, ओहो, चूरी मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ पे? तो ये चूरू में है। मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ पे? तो ये चूरू में है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे? ये भी सुजानगढ़, चूरू में। कहाँ पे? ये सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ नया जिला घोषित हो गया, तो आगे आने वाले समय में इसे सुजानगढ़ में माना जाएगा, लेकिन ऐसे वर्तमान में कहाँ पे? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। सबसे ज्यादा हवेलियां नवलगढ़ में, इसलिए नवलगढ़ जो सीकर में पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है, सॉरी, और इसे हवेलियों का नगर और शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। बाकी जो नवीन जिले आते हैं उसके हिसाब से ये हो सकता है हवेलियां इधर से इधर थोड़ी बहुत हो जाए, बाकी एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर होना स्वाभाविक है। बाकी आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लगातार पढ़ते रहो, लगातार बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर भी कर दो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।